नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। पी फॉर पोर्टफोलियो की फैमिली रोज़ ब रोज़ बड़ी होती जा रही है। आज हमारी फैमिली में 25,000 लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, जिसका पूरा का पूरा श्रेय आप लोगों को जाता है, आपके प्यार और सपोर्ट को जाता है, जिसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं और आशा रखता हूं कि आप अपना प्यार ऐसे ही बरसाते रहेंगे, जिससे हम और भी रिटेल निवेशक की मदद कर पाए और हमारे स्टॉक मार्केट की व्यूज़ उन तक पहुंचा पाए। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन एंड आंसर सेशन कंडक्ट करने वाले हैं, जहां पर कई लोगों के कई सवाल है जिसके जवाब देने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। कुछ बेहतर जानना चाहते हैं, कुछ बेहतर सीखना चाहते हैं, स्विंग ट्रेडिंग के रिकमेंडेशन पाना चाहते हैं, तो एज अ मेंबर हमें ज्वाइन करने के बारे में सोच सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है एफलेट, इक्सॉन, इन्फो एज, बजाज फिंसर्व, बजाज फाइनेंस के एंट्री लेवल बताओ सर। थैंक यू। तो देखिए, सारे के सारे स्टॉक्स अच्छे हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन फिलहाल ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा भाग चुके हैं। तो ऐसे समय पर स्टॉक्स को नज़र पर बनाकर रखिए, वॉच लिस्ट पर रखिए। जब भी गिरावट आए तब खरीदने के बारे में सोचना चाहिए। स्टॉक्स को चेस करने की ज़रूरत मुझे दिखाई नहीं दे रही है, स्पेशली जब इतना ज़्यादा यूफोरिया मार्केट में दिखाई दे। व्हेन विल एलिगेशंस ऑन जीएमएम फोल्डर विल क्लियर? इज देयर एनी टाइम लिमिट अंडर विच सेबी हैव टू इशू द ऑर्डर इन दिस टाइप ऑफ केस? तो फिलहाल तो देखिए, कोई बता नहीं सकता कोई कितना टाइम लगेगा। टाइम जरूर लग सकता है, इसमें जो एलिगेशंस लगे हैं सीरियस है, तो इसमें जरूर टाइम लग सकता है। तो यहाँ पर आप स्टॉक पर नजर बनाकर रखिए। कंपनी मेरे हिसाब से अच्छी है, अच्छा काम करती है, अपने सेगमेंट में काफी अच्छा काम करती है, टॉप पोजीशन पे हमें दिखाई देती है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। ब्रिटानिया के लेटेस्ट बैलेंस शीट शोज अ लॉट ऑफ इंक्रीज इन डेट। इज देयर एनीथिंग टू वरी अबाउट? वी कैन कंटिन्यू इन्वेस्टिंग इट। तो ऑफकोर्स ये ध्यान में रखना चाहिए, आपने देखा है, ये बहुत ही अच्छी बात है। बैलेंस शीट पर डेट है और इसके बारे में आपको वरी जरूर करना चाहिए, लेकिन सिर्फ कर्जा है इसीलिए आप इन्वेस्टिंग नहीं कर रहे हैं, ये थोड़ा सा मुझे लगता है गलत बात है। क्योंकि कर्जा तो देखिए रिलायंस पर भी बहुत ज़्यादा था, लेकिन अगर मैनेजमेंट पे अगर आपको भरोसा है, कंपनी पर भरोसा है, कंपनी के प्रोडक्ट्स पर भरोसा है, तो आप यहाँ पर इन्वेस्टिंग करने के बारे में सोच सकते हैं। और मेरे हिसाब से ब्रिटानिया एक अच्छी कंपनी है, अपने सेगमेंट में बहुत ही शानदार कामकाज करती है। तो ऐसे में आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। और मेरा मानना है कि जब कंपनी पर कोई ज़्यादा कर्जा होता है, लेकिन अगर कंपनी अच्छी हो तो उस पर खास नज़र बनाकर रखनी चाहिए। क्योंकि जब खराब समय होता है, जैसे कि स्टॉक मार्केट में करेक्शन का समय अगर चल रहा होगा, तो ऐसी सिचुएशन में कर्जे वाली कंपनीज आपको ज़्यादा गिरावट पे अवेलेबल हो जाएगी। तो ऐसी सिचुएशन में लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। इंपैक्ट ऑफ रिडक्शन ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी ऑन गोल्ड इन टाइटन एंड व्हेन शुड वी कंसीडर इट फॉर लॉन्ग टर्म एक्यूमुलेशन? देखिए, ऐसी सारी प्रॉब्लम्स आती रहती है, इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ता है, कम होता है, ये सब होता रहता है, लेकिन कंपनी पर विश्वास रखिए। टाइटन मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा स्टॉक है, जो कि आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा पैसा बनाकर दे सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में आप इसे लॉन्ग टर्म के एक्यूमुलेशन के ऑफकोर्स कंसिडर कर सकते हैं। I have Kotak Bank, HDFC Bank long term as bank related. Should I add few quantities now or should wait for next correction? तो अब देखिए, बैंक में इतनी रैली आ चुकी है, तो ऐसे में थोड़ा सा वेट करना मेरे हिसाब से बेहतर रहेगा। जब फिलहाल करेक्शन हो रहा था तो हमने दबा कर खरीदा था, कोटक बैंक में, HDFC बैंक में अच्छे सपोर्ट लेवल पर खरीदा था, और फिलहाल काफ़ी ज़्यादा ऊपर भी स्टॉक अवेलेबल है। तो ऑलरेडी भाग चुके हैं, तब खरीदने का कोई मेरे हिसाब से मतलब नहीं बनता। बाकी लास्ट डिसीजन तो हमेशा आपका है। करंटली विच ब्लू चिप स्टॉक्स आर अवेलेबल टू इन्वेस्ट फॉर स्विंग ट्रेड? अब देखिए, इसमें स्विंग ट्रेड के लिए ले रहे हैं तो ब्लू चिप स्टॉक्स हो या ना हो क्या फर्क पड़ता है। इसमें तो स्विंग ट्रेड के लिए तो आपको ट्रेड सेटअप चाहिए, अच्छा सेटअप है, 5% 10% ऊपर जा सकता है तो खरीदिए। बाकी उसमें ब्लू चिप का तो सवाल ही नहीं उठता। लॉन्ग टर्म के लिए अगर बात करें तो कई ब्लू चिप स्टॉक्स आ जाएंगे, और वहां पर मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो भी बना दिया उस सेगमेंट के लिए, आप उसे रेफर कर सकते हैं। इज रिलायंस गोइंग टू गिव नेगेटिव रिटर्न्स? इज इट गुड स्ट्रेटेजी टू फॉलो बजट इंपैक्ट स्टॉक्स फॉर नेक्स्ट 5 years फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स? तो रिलायंस की अगर बात करें तो नेगेटिव रिटर्न्स ऑफकोर्स दे सकते हैं। स्टॉक मार्केट का कोई भरोसा नहीं है, और फिलहाल जो कंडीशन हो रही है वो रिलायंस के फेवर में तो बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही है। तो ऐसी सिचुएशन में पूरे चांसेस हैं कि हमें गिरावट देखने को मिल सकते हैं, थोड़े से नेगेटिव रिटर्न्स कुछ समय के लिए भी देखने को मिल सकते हैं। तो इसमें चेंज होता रहता है। अगर तेजी का अगर आपको हिस्सा बनना है तो जो गिरावट होती है उसमें भी आपको खड़े रहना पड़ेगा, उसका भी हिस्सा बनना पड़ेगा, तो ही आप अच्छे रिटर्न्स यहाँ पर देख पाएंगे। तो ऐसी सिचुएशन में मेरा मानना है, स्टॉक में गिरावट होती है तो अच्छी कंपनी है जहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। बजट इंपैक्ट स्टॉक्स, अब देखिए, बजट 5 साल के लिए अगर आप खरीद रहे हैं तो ये ध्यान में रखिए कि बजट हर साल आता है, हर साल कुछ ना कुछ चेंजेस हो जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में मेरा मानना है बजट पर ध्यान रखना चाहिए। ऑफकोर्स बजट में क्या आया है, कौन से सेक्टर के लिए आया है, लेकिन सिर्फ उसी के बेसिस पर अगर आप स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो मेरे हिसाब से गलत रहेगा। आई वॉन्ट टू इन्वेस्ट 1 lakh फॉर माई 2 year डॉटर फॉर लॉन्ग टर्म, प्लीज एडवाइस मी 2 to 3 स्टॉक्स। तो 2 to 3 स्टॉक्स आप कोई 2 4 5 स्टॉक सेलेक्ट कर लीजिए, निफ्टी 50 का हिस्सा होगा तो सबसे बेहतरीन है। एफएमसीजी से एचयूएल को ले लीजिए, रिलायंस इंडस्ट्री को ले लीजिए, आईटी सेक्टर से टीसीएस को ले लीजिए। साथ ही साथ अगर बात करें बैंकिंग के बारे में तो एचडीएफसी बैंक को सिलेक्ट कर लीजिए। ऐसे 2 4 स्टॉक्स को सिलेक्ट कर लीजिए जहां पर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। 3 4 सेक्टर में से जो टॉप के स्टॉक्स हैं, मार्केट लीडर स्टॉक्स हैं, वहां पर इन्वेस्टमेंट करते जाइए, वो आपको अच्छे रिटर्न्स बनाकर दे सकते हैं।
बाइंग लेवल फॉर मुथूट, एचयूएल, इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक, आईजीएल, बर्जर पेंट्स। तो मुथूट के बारे में, एचयूएल के बारे में हमने वीडियो में डिस्कस किया है, उसे आप रेफर कर सकते हैं। इन्फोसिस और अभी फिलहाल जो पूरा का पूरा आईटी सेक्टर है वो थोड़ा सा नीचे आता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि मार्केट अभी रिस्की स्टॉक्स में ज़्यादा एंटर कर रही है। रियल एस्टेट भाग रहा है, बैंकिंग स्टॉक्स भाग रहे हैं। ऐसे में जो डिफेंसिव स्टॉक्स हैं जैसे कि फार्मा है, एफएमसीजी है, आईटी स्टॉक्स हैं, वो नीचे आते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे में उन पर नजर बनाकर रखनी चाहिए, खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं। इन्फोसिस में जो भी 5-10% की डिप हो वहां पर आप खरीदने के बारे में सोच सकते हैं। एचडीएफसी बैंक के बारे में बात करें तो वो तो फिलहाल भाग चुका है। आईजीएल के बारे में बात करें तो मेरा मानना है 450 का लेवल बहुत ही अच्छा लेवल है, अगर वहां पर मिल जाए तो बहुत ही अच्छा स्टॉक है। बर्जर पेंट्स और एशियन पेंट्स, पेंट सेक्टर में फिलहाल गिरावट हो रही है, तो थोड़ा सा वेट करना मेरे हिसाब से बेहतर रहेगा, जब तक कोई ग्राउंड नहीं बन जाता, जब तक कोई सपोर्ट हमें दिखाई नहीं देता है। फिलहाल फ्री फॉल चलता हुआ नजर आ रहा है। शुड आई सेल बाटा 14% प्रॉफिट टू बाय एशियन पेंट्स? तो देखिए, मैं पर्सनली इस थियरी को नहीं मानता कि भाई ये घोड़ा बेचकर दूसरे घोड़े पे बैठ जाओ, तो मैं ऐसा पर्सनली नहीं मानता हूँ। अगर आप एशियन पेंट्स को ऐड करना चाहते हैं तो ये अच्छी बात है। ऑलरेडी हैव रिलैक्सो 22% प्रॉफिट इन माय पोर्टफोलियो। दोनों ही स्टॉक अच्छे हैं, बाटा रिलैक्सो, दोनों में से किसी एक को रखना चाहते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और उसके बाद आप एशियन पेंट्स खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं। सर, प्लीज गिव योर व्यू ऑन अल्काइल लेमन, शुड आई होल्ड और एग्जिट, ऑल्सो टेल विच स्टॉक आई कैन बाय एट करंट मार्केट प्राइस फॉर लॉन्ग टर्म। वीडियो बना दिया है हमने। कैन आई बाय टाटा मोटर्स डीवीआर एट करंट मार्केट प्राइस? देखिए, बहुत ही भाग चुका है। हमने एक्चुअली 125 पे सजेस्ट किया था, तो मेरे हिसाब से ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा भाग चुका है। मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने शॉर्ट टाइम में इतना रनअप कर जाएगा। तो मेरे हिसाब से फिलहाल टाटा मोटर्स में वेट करना बेहतर रहेगा, क्योंकि अभी भाग रहा है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि उसमें जो भी हो रहा है, अभी सेल्स सुधर रहे हैं, अभी तक पूरे के पूरे नहीं सुधरे हैं। अभी तक कंपनी एकदम फुल फ्लेज हमें प्रॉफिट बुकिंग होती प्रॉफिट में आती हुई नज़र नहीं आ रही है। तो ऐसी सिचुएशन में थोड़ा सा वेट करना चाहिए। जब इतना यूफोरिया चल रहा हो किसी स्टॉक में, इतना हाइप हो गया है स्टॉक में, तो थोड़ा सा अवॉइड करना बेहतर रहता है। नेक्स्ट है, रिक्वेस्ट यू टू प्लीज प्रोवाइड स्मॉल कैश एसआईपी फॉर योर पेड मेंबर्स ऑन प्रायोरिटी बेसिस सो वी कैन क्रिएट लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन। तो पर्सनली मेरा मानना है कि मैं स्टॉक में एसआईपी करना पसंद नहीं करता, स्टॉक में बाय एंड डिप्स करना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। अगर आप मार्केट को ध्यान रख सकते हैं, उसको आप देख सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं, तो आपके लिए बाय एंड डिप्स की स्ट्रैटेजी कहीं ज़्यादा बेहतर होगी इन कंपेरिजन टू एसआईपी। लेकिन अगर आपकी डिमांड है तो हम ज़रूर कोशिश करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम एसआईपी क्लियर करें, स्मॉल कैश क्रिएट करें, तो उसके बारे में भी हम जरूर सोचेंगे। आई हैव वन शेयर of Honeywell Automation and wanted to buy one more. What should be the entry price? 36,000 37,000 की रेंज है, एक अच्छी रेंज है जहां पर आप एक और स्टॉक ऐड करने के बारे में सोच सकते हैं। एमसीएक्स के बारे में बताओ सर, व्हाई इज इट फॉलिंग? तो देखिए, इतना किधर गिर रहा है वो, अभी तो थोड़ा सा कॉन्सोलिडेशन चल रहा है, इतना तो चलेगा। ऑफकोर्स इतना ज़्यादा भाग चुका है, तो इतना कॉन्सोलिडेशन चलने में क्या बुरी बात मुझे दिखाई नहीं दे रही है। शुड बी होल्ड? तो देखिए, अच्छा स्टॉक है, होल्ड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। होल्डिंग सीसीएल फ्रॉम क्वाइट सम टाइम, स्टॉक इज फॉलिंग, आई हैव लॉन्ग टर्म होराइजन, शुड आई बुक लॉस एंड इन्वेस्ट एल्सवेयर? आपने खुद कहा है कि आपका होराइजन लॉन्ग टर्म का है, तो फिर आप क्यों सोच रहे हैं कि लॉस को बुक करना चाहिए? अगर आपने इन्वेस्ट किया है तो कुछ सोच समझ कर किया होगा कि कंपनी अच्छी है, कंपनी का लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव अच्छा है। तो फिलहाल गिर रहा है तो उसमें घबराने की बात मुझे दिखाई नहीं देती है। अगर आपने स्टॉक को अच्छी तरीके से फंडामेंटली एनालाइज किया है, अगर आपको लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, तो इतने ज़्यादा शॉर्ट टर्म की वॉलेटिलिटी से डरने की जरूरत मुझे दिखाई नहीं दे रही है। लव योर प्रेजेंटेशन ऑफ वीडियोस, थैंक यू सर, लाइक योर वर्क अ लॉट। इज ILCP गुड शेयर फॉर लॉन्ग टर्म? इट्स कॉन्सोलिडेटिंग सिंस लॉन्ग एंड नॉट गोइंग अप। अभी नॉट गोइंग अप, लेकिन आप ये तो देखिए कितना भाग चुका था इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। मार्च के क्रैश के बाद कितना भागा ये सबको दिखाई नहीं दे रहा है, वो पिछले कुछ दिनों से गिर रहा है वही दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, इतना भाग चुका है तो प्रॉफिट बुकिंग आना तो तय है, उसमें कोई भी डाउट नहीं है। इसलिए थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग बनता है। अगर ये और भी 100 रुपये नीचे चला जाएगा तो भी कोई गलत बात नहीं रहेगी, क्योंकि इतना ज़्यादा भाग चुका है, तो इन्वेस्टर्स जो है प्रॉफिट बुकिंग करना पसंद करते हैं। Thank you for your valuable update as per the requirement during the market hours. Kindly suggest the buying level for Navin Fluorine and DMart. Navin Fluorine 2400 का लेवल अच्छा सपोर्ट है, उसके हिसाब से बाइंग करने के बारे में सोच सकते हैं। डिमार्ट की अगर बात करें तो 2500 का अच्छा सपोर्ट है। सर, बेस्ट बाइंग प्राइस फॉर बजाज फाइनेंस है डिमार्ट? तो बजाज डिमार्ट के बारे में बता दिया। बजाज फाइनेंस अभी बहुत ही भाग चुका है, वेट कीजिए। मेरे हिसाब से अगर कोई 10-15% का करेक्शन देखने को मिले तो एक अच्छा बेट हो सकता है। अल्काइल लेमन्स, लॉरस लैब्स, योर व्यू एंड बाइंग लेवल्स, दोनों ही अच्छे स्टॉक्स हैं, दोनों में आप खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन बाइंग लेवल में इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि ये दोनों ही बहुत ही हाइप स्टॉक्स हैं, बहुत ही ऑलरेडी ज़्यादा भाग चुके हैं। तो ऐसी सिचुएशन में करेक्शन के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। कोई गारंटी नहीं है कि करेक्शन होगा ही होगा, लेकिन अभी फिलहाल ऐसे स्टॉक्स ढूंढने चाहिए जो कि हमें अच्छे वैल्यू पर दिखाई दे रहे हो, क्योंकि मार्केट इतनी ज़्यादा ऊपर है कि कोई भी नेगेटिव न्यूज़ ट्रिगर कर सकता है और स्टॉक मार्केट में हमें गिरावट देखने को मिल सकती है।
व्हाट आर योर व्यूज ऑन इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक्स ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स। अभी पब्लिक सेक्टर बैंक्स में आप नाम दिए, लेकिन वो नाम पढ़ने की मुझे जरूरत नहीं है। पीएसयू बैंक के बारे में मैं बात करूं तो पीएसयू बैंक इसलिए दौड़ रहे हैं क्योंकि रिकैपिटलाइजेशन हो रहा है, इसके कारण भारी तेजी देखने को मिली। एसबीआई में ऑल टाइम हाई लगता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि जो पीएसयू बैंक है वो गवर्नमेंट की बैंक है और गवर्नमेंट चेंज होती रहती है। अब ये गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है, लेकिन कोई दूसरी गवर्नमेंट आती है तो डिसीजन बदल जाता है, तो वापस स्टॉक हमें नीचे आते हुए नजर आते हैं। इसीलिए लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना अगर पसंद करता हूं मैं, तो सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट सेक्टर में पीएसयू बैंक में खरीदारी करो, लेकिन जब स्टॉक एकदम कचरे के भाव पर मिलता हो। एसबीआई में 150 के प्राइस पर डॉट मैंने आपको बताया था कि वहां पर खरीदारी हो सकती है। इसमें पूरे के पूरे चांसेस है कि यहां पर आपका पैसा एक साल से 2 साल में डबल होता हुआ नजर आ सकता है। उससे कई ज्यादा पहले हो गया, 300 के भी काफी ऊपर निकल चुका है। तो उसका टाइम होता है, समय होता है, प्राइस होता है जहां पर खरीदना चाहिए। उसके अलावा मैं इसमें ज्यादा इन्वेस्टिंग करने में पसंद नहीं करता हूं। जैसे कि आपको पता है कई बार यहाँ पर आता है इंटरेस्ट वेव ऑफ कर दीजिए, ये हो गया वो हो गया, नहीं इंटरेस्ट माफ कर दीजिए, लोन माफ कर दीजिए, फार्मर्स का लोन माफ कर दीजिए। मैं ये नहीं कहता ये गलत बात है, लेकिन बैंकिंग के लिए तो ऑफकोर्स ये गलत बात है, बिजनेस के लिए गलत बात है। और ऐसी सिचुएशन जनरली पीएसयू बैंक में ही ज्यादा दिखाई देती है। जो फ्रॉड होते हैं, स्कैम होते हैं, वो भी जनरली हमें इन्हीं सब स्टॉक्स में ज्यादा होते हुए नजर आते हैं। इज इट गुड टाइम टू एंटर वी गार्ड। तो वी गार्ड तो देखिए 160 पर मैंने सजेस्ट किया था, अभी वो फिलहाल 50% के रिटर्न पे हमें दिखाई दे रहा है, तो अभी तो फिलहाल मैं खरीदना बिल्कुल भी पसंद नहीं करूंगा। कोरोमंडल के बारे में बात करें तो ये नीचे आता हुआ नजर आता है, इस पर आप नजर बनाकर रख सकते हैं। इप्का लैब के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। एशियन पेंट्स के बारे में बात करें तो लॉन्ग टर्म के लिए एशियन पेंट्स भी अच्छा है, लेकिन फिलहाल हमें फ्री फॉल देखने को मिल रहा है, एक ग्राउंड बनने की हमें वेट करने चाहिए। शुड आई बुक प्रॉफिट्स इन सीएट एंड टीवीएस और कीप देम फॉर लॉन्ग टर्म। होल्ड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कंपनी दोनों अच्छी है। बॉट हेस्टर बायोसाइंस एट 1770, शुड आई एग्जिट और होल्ड इट। तो आपने क्या पर्सपेक्टिव से लिया है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। योर व्यू ऑन बोडल केमिकल, नोसिल, रेन इंडस्ट्री एंड केसीपी फॉर शॉर्ट टर्म। तो शॉर्ट टर्म के लिए देखिए तो जो भी अभी आपको इंडिकेटर्स दिखाई दे रहे हैं उसके हिसाब से आप ट्रेड करने के बारे में सोच सकते हैं। आर दे गुड फंडामेंटल स्टॉक्स, हैव देम फॉर शॉर्ट टर्म। तो ये मत देखिए, अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो फंडामेंटल को देखने की जरूरत नहीं है। बाद में अगर आप प्रॉफिट में, ये मत सोचे कि भाई ये प्रॉफिट में अच्छा स्टॉक है कि नहीं, देख लेते हैं उसके बाद सोचेंगे कि रखना है कि नहीं रखना। पर पहले अगर आपने डिसाइड किया है कि शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो आपको होल्ड ही करना, एग्जिट ही करना चाहिए। प्रॉफिट बुकिंग करने के बारे में सोचना चाहिए जो भी आपका टारगेट प्राइस है। कैन आई बाय गोल्ड बीज एट करंट मार्केट प्राइस। अच्छा है, मेरे हिसाब से अभी गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने का थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेशन आप करने के बारे में सोच सकते हैं। आई वांट टू नो व्यू ऑन गोल्ड। तो मेरे हिसाब से गोल्ड देखिए, भले ही गिरावट हो रही है लेकिन साइकिल होती है, गोल्ड का प्राइस कोई अभी क्रैश होकर सीधा जीरो नहीं होने वाला है, उसकी डिमांड लॉन्ग टर्म में बढ़ने वाली है। तो ये एक अच्छा एसेट है जहां पर आप अपने पोर्टफोलियो को भी हेज कर सकते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में गोल्ड वीक होता है तो डायरेक्टली गोल्ड खरीद सकते हैं, या फिर गोल्ड लोन फाइनेंसिंग कंपनीज जैसे कि मुथूट फाइनेंस, वहां पर भी आपको सेंटिमेंट वीक दिखाई देता है जनरली, तो वहां पर भी एक अच्छी इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज दिखा देती है। सॉ योर वीडियो ऑन इंटरेस्टिंग वैल्यू एंड कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ एशियन पेंट्स एज पर माय अंडरस्टैंडिंग। इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ एशियन पेंट्स इज अराउंड 1000, बट करंट मार्केट प्राइस ऊपर है। इट सीम्स एवरी शेयर इज अबव इट्स इंट्रिंसिक वैल्यू। तो देखिए ऐसा ही होता है, अगर अच्छी कंपनी है तो इंट्रिंसिक वैल्यू के ऊपर ही ट्रेड करती हुई नजर आती है, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। अगर कंपनी में इन्वेस्टर्स को ग्रोथ दिखाई दे रही है तो इंट्रिंसिक वैल्यू से कहीं ज़्यादा महंगे भाव पर स्टॉक हमें ट्रेड करता हुआ नजर आता है, और वो सस्टेन रहता हुआ भी नजर आता है अगर कंपनी इन्वेस्टर्स ने जो सोचा है वो ग्रोथ दिखा पाती है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको हर एक टाइम इंट्रिंसिक वैल्यू को अगर आप देखेंगे तो ये थोड़ा सा गलत हो सकता है, क्योंकि कुछ जो कंपनीज होती है जो ब्लू चिप होती है वहां पर आपको जनरली इंट्रिंसिक वैल्यू कभी दिखाई देंगी ही नहीं। एशियन पेंट्स हो गया या फिर कोई भी मार्केट लीडर कंपनी हो गई, टीसीएस हो गई, पीलाइट हो गया, ये सब स्टॉक्स में आपको जनरली कभी ऐसा दिखाई नहीं देता है, वो आपको एक लेवल ऊपर ही दिखाई देते हैं। इंट्रिंसिक वैल्यू पर तो आने ही नहीं देते इन्वेस्टर्स, गिरावट होती है तुरंत ही माल लपक लेते हैं और वापस तेजी कंटिन्यू रहती हुई नजर आती है। कोरोमंडल इंटरनेशनल, लवेन फ्लोरिन, लॉरस लैब। सर पिछले 4 बार से क्वेश्चन नहीं लिया, प्लीज अब ले लेना। तो इसमें क्या क्वेश्चन, अभी कोरोमंडल के बारे में बात हो गई, नीचे अगर गिरता है तो आप खरीद सकते हैं। नवीन फ्लोरिन के बारे में बात हो गई, लेवल्स के बारे में। लॉरस लैब्स फिलहाल मेरे हिसाब से अभी अवॉइड करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक समय होता है हर एक स्टॉक का जब खरीदना चाहिए। सर व्हाट इज योर व्यू ऑन इंडियन मार्केट रैली पास्ट 10 मंथ, इज इट एंड। तो अभी देखिए टेक्निकली ऐसा कोई भी संदेश नहीं है कि ये रैली हमें एंड होती हुई नजर आ रही है। जनवरी का जो महीना रहा था वो बहुत ही डिसाइसिव रहा था, वहां पर हमें वैसे पूरे चांसेस थे कि जो गिरावट हो सकती है, कंटिन्यू रह सकती है। कैंडल्स जो बन रही थी वो भी एकदम बियरिश बन रही थी, लेकिन बजट ने पूरा माहौल बदल दिया, बजट ने मार्केट को खुश कर दिया और वापस तेजी कंटिन्यू रहती हुई नजर आती है। 15,000 का लेवल अगर सस्टेन हो जाता है तो और भी तेजी हमें देखने को मिल सकती है, या उसके बाद कंसोलिडेशन के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। केमिकल सेक्टर से कोई एक स्टॉक सिलेक्ट करना है लॉन्ग टर्म के लिए, पीडीलाइट इंडस्ट्री, उसके अलावा एक ही स्टॉक सिलेक्ट करना है तो पीडीलाइट बेस्ट दिखाई देता है। इज इट एडवाइजेबल टू कंसोलिडेट माई प्रेजेंट ऑल
24 स्टॉक्स पोर्टफोलियो इनटू ओनली 6, तो अभी आपके पास कौन से 24 स्टॉक्स हैं ये तो मैं आपको बता नहीं सकता, तो इसलिए मैं आपको कोई आंसर नहीं दे पाऊंगा कि आपको ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जिलेट एट करंट मार्केट प्राइस फॉर 1 to 2 years, खरीदना चाहे तो खरीद सकते हैं, वरना अवॉइड करेंगे तो कोई ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम दिखाई नहीं दे रही है। हाई PFP, आई एम योर प्राइवेट चैनल मेंबर, ओके। क्या MCX को 1580 पे बाय करने का सही लेवल है? तो डिमांड जोन तो देखिए उसी लेवल पर है, खरीदना चाहते हैं तो खरीदने के बारे में सोच सकते हैं। 1550 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, कई बार स्टॉक ने वहीं से हमें बाउंस बैक दिखाया है, तो एक अच्छा सपोर्ट है, खरीदना चाहे तो खरीद सकते हैं। प्लीज़ गिव योर व्यू ऑन बंसल इंजीनियरिंग पॉलीमर्स फॉर लॉन्ग टर्म। तो देखिए अगर आप अवॉइड करेंगे तो कोई ऐसी कंपनी, धमाकेदार कंपनी नहीं है कि जहां पर अवॉइड करने पर बहुत ही अफसोस होगा। HEG एंड ग्रेफाइट इंडिया बाइंग लेवल, आर दे स्टॉक्स फंडामेंटली गुड फॉर बाइंग स्टॉक टू बाय फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो HEG ग्रेफाइट के बारे में बात करें तो ये ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि मुझे लगता है कि रिटेल इन्वेस्टर के लिए इतने ज़्यादा सूटेबल नहीं है, इनका जो बिजनेस है वो इतने ज़्यादा सूटेबल नहीं है। तो अब देखिए हर एक इन्वेस्टर्स की अलग अलग कैपेसिटी होती है। अब जो स्टील स्टॉक्स हैं, मेटल स्टॉक्स हैं, वो जनरली सूटेबल नहीं होते हैं, सूटेबिलिटी की बात है, स्टॉक की अच्छाई या बुराई की बात नहीं है। तो वैसे ही HEG और ग्रेफाइट भी मेरे हिसाब से इतने ज़्यादा सूटेबल नहीं है फॉर अ नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर। स्टॉक्स टू बाय फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल हमने चर्चा की थी कि टाटा पावर अच्छा है, टाटा मोटर्स अच्छा है, साथ ही साथ टाटा केमिकल्स अच्छा है, एक्साइड इंडस्ट्री अच्छा है, इन सब स्टॉक्स पर नजर बनाकर रख सकते हैं। हीरो मोटर कॉर्प काफ़ी अच्छा है, यहाँ पर आप नजर बनाकर रख सकते हैं, इन्वेस्टिंग के बारे में सोच सकते हैं। हाई नाउ वांट टू मेक फ्रेश पोजीशन इन पेंट, नॉट एबल टू डिसाइड एशियन और बर्जर, प्लीज सजेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म। दोनों ही स्टॉक्स अच्छा है, बर्जर पेंट में आपको ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा है, इसीलिए स्टॉक वैल्यूएशन भी ज़्यादा महंगा दिखाई देता है, तो इस हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल जैसे कि आप फ्री फॉल है, वेट करना बेहतर रहेगा। लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में किन शेयर्स को एक्यूमुलेट करना चाहिए? जो अच्छे स्टॉक्स हैं, जहाँ पर आपको अच्छी ग्रोथ दिखाई दे रहे हो, वहाँ पर आप एक्यूमुलेशन कर सकते हैं, जैसे कि HDFC बैंक, पीडीलाइट इंडस्ट्री, एशियन पेंट्स है, TCS है, रिलायंस है, इन्फोसिस है, इन सब स्टॉक्स पर आप नजर बनाकर रख सकते हैं। नेस्को और सेस हैव नॉट शोन लॉट ऑफ अप मूव, डू यू थिंक इट इज स्टिल गुड टू एक्यूमुलेट एट करंट लेवल्स? सेस तो बहुत ही अच्छा है, एक्यूमुलेट कर सकते हैं। नेस्को फिलहाल अपने रेजिस्टेंस लेवल पर चल रहा है, 600 620 के आसपास, तोड़ता है तो 700 के लेवल दिखाई दे सकते हैं, वरना ये वापस हमें 580 560 के लेवल्स दिखाई दे सकते हैं। कंपनी दोनों ही अच्छी है, इन्वेस्टिंग के बारे में सोच सकते हैं। यार व्यू ऑन निकल तो देखिए इसे आप अगर अवॉइड करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और जब ज़्यादा अगर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में ज़्यादा बेहतर रहेगा। फिलहाल फार्मा सेक्टर में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो बेहतर रहेगा। बाइंग लेवल्स ऑफ डॉक्टर लाल पैथ लैब्स, लाल पैथ लैब्स के जब रिजल्ट्स आए थे तो हम इसे स्टॉक में डिस्कस किया था। बाइंग लेवल्स तो फिलहाल अगर बात करें तो ऑलरेडी भाग चुका है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन ये स्टॉक अच्छा है, यहाँ पर आप वॉच लिस्ट पर रख सकते हैं। अगर आपको स्टॉक 2200 या उसके नीचे दिखाई दे तो आप थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट कर सकते हैं। सर मैं आपकी यूट्यूब मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहता हूँ, उसमें आप स्विंग ट्रेड्स मंथ में कितने बताते हो? तो अब देखिए स्विंग ट्रेड्स का हमने कोई फिक्स नंबर नहीं रखा है, जितने अच्छे ट्रेड्स हमें मिलते हैं हम आपको सजेस्ट करते हैं, जिससे हम आपको अच्छी से अच्छी वैल्यू प्रोवाइड कर पाए। एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉक्स अच्छे बाइंग लेवल पर हो तो वो बताते हैं, ऑफकोर्स हम बताते हैं आपको, पहले ही आपको GTD ऑर्डर्स के लिए लेवल्स हम बता के रखते हैं। हेलो सर, योर वीडियोस आर ऑसम, प्लीज डू कंटिन्यू, थैंक यू सर। प्लीज सजेस्ट योर व्यूज ऑन क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण। तो ये देखिए जो स्टॉक है ये भी हम कह सकते हैं कि जो पिछड़ा हुआ वर्ग रहता है वहाँ पर ज़्यादा फोकस करता है, जैसे कि बंधन बैंक हो गया। तो ये जो स्टॉक्स होते हैं ये सब उन कैटेगरी के लोगों को ज़्यादा लोन प्रोवाइड करते हैं जहाँ पर बड़े बड़े बैंक्स या फिर बड़े NBFC नहीं जाते हैं, तो यहाँ पर आप इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, लेकिन रिस्क भी यहाँ पर ज़्यादा होता है। कैप्लिन पॉइंट लैब के बारे में बात करें तो ये एक अच्छा स्टॉक है जहाँ पर आप निवेश कर सकते हैं, लेकिन रिस्क है यहाँ पर, ये आपको बताना चाहिए। आई एम होल्डिंग बोथ स्टॉक्स, हाउएवर द रेट्स आर गोइंग डाउन, काइंडली गिव योर ओपिनियन अबाउट होल्डिंग देम फॉर लॉन्ग टर्म। तो मैंने आपको ओपिनियन मेरा बता दिया है। हाय सर, बंधन बैंक 145 348 होल्ड और सेल। तो अभी देखिए लॉन्ग टर्म के लिए लिया है तो आप यहाँ पर कंटिन्यू होल्डिंग कर सकते हैं। ओवरऑल बैंक अच्छी है, लेकिन बैंक का समय बुरा चल रहा है। प्लीज टेल मी सर, आई एम अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, प्लीज टेल मी द टारगेट प्राइस। IRCTC 30 शेयर्स 1400 होल्ड कीजिए, IRCTC को अच्छा शेयर है। हाउ इज पिरामल इंडस्ट्रीज फॉर लॉन्ग टर्म? तो देखिए लॉन्ग टर्म के लिए ओवरऑल अच्छी कंपनी है, जायंट कंपनी अपने सेक्टर में बहुत ही अच्छा काम करती है, और फिलहाल जो DHFL को खरीदा है तो वो भी इसके लिए एक अच्छी डील है, जो कि इसको लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा स्टॉक बना देती है। इन्वेस्टिंग करना चाहे तो थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। व्हाट आर द न्यू पॉसिबल स्टॉक्स टू एंटर इनटू निफ्टी 50? तो निफ्टी 50 में कौन से स्टॉक्स एंटर हो सकते हैं? तो टाटा कंज्यूमर की तो बात हो ही रही है, तो वो तो एंटर कर ही सकता है। बाकी एक्चुअली मेरा मानना है कि सिर्फ इसके बेसिस पर कोई मतलब नहीं बनता इन्वेस्टिंग करने का। अगर आपने ऑलरेडी अच्छे स्टॉक में अपने एनालिसिस के हिसाब से इन्वेस्टमेंट किया है और वो स्टॉक निफ्टी 50 में चला जाए, तो ये अपने लिए भी एज ए इन्वेस्टर भी अच्छी बात होती है कि देखिए हमारा स्टॉक हमने जिसमें इन्वेस्ट किया था हमारी एनालिसिस के बाद वो निफ्टी 50 में गया है। तो ये एक बस हम कह सकते हैं कि एक छोटा सा स्पार्क मिल जाता है, बाकी कुछ
इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उसमें ऑफकोर्स निफ्टी 50 में गया, इसलिए निफ्टी के इंडेक्स फंड का फंड उसमें आ जाता है, पैसिवली उसमें हमें बाइंग होती हुई नजर आती है, जो कि उसे शॉर्ट टर्म के लिए ऊपर लेकर भी जाती है। लेकिन एट लास्ट तो कंपनी के फंडामेंटल्स ही प्राइस को डिसाइड करने वाले हैं। इस डिविस लैब गुड बाय इन करंट सिनेरियो। तो ओवरऑल मेरा मानना है फार्मा सेक्टर अभी ऊपर चल रहा है, तो जो फार्मा स्टॉक्स आपको अच्छे वैल्यू पर दिखाई दे रहे हो वहां पर आप बाय करने के बारे में सोच सकते हैं। डिविस लैब में मुझे फिलहाल लगता है थोड़ा सा करेक्शन और हो जाए तो खरीदने के बारे में मजा आ जाएगा, वरना इसे मैं फिलहाल अवॉइड करना बेहतर समझूंगा। सिंस गोल्ड प्राइसेस आर इन डाउन ट्रेंड, हाउ इज द पर्सपेक्टिव ऑन मुथूट फाइनेंस? गिरता है तो खरीद सकते हैं, क्योंकि गोल्ड हमेशा के लिए तो नीचे नहीं रहने वाला। एशियन पेंट में पहले से 1700 के एवरेज पर 7 शेयर इन्वेस्ट, और कितने पर इन्वेस्ट करूं? तो फिलहाल ग्राउंड नहीं बना, ग्राउंड बनने का वेट कीजिए। स्विंग ट्रेड के लिए अवंती फीड लिया है, आपका क्या व्यू है? तो फिलहाल देखिए स्टॉप लॉस और टारगेट को इंटैक्ट रखिए। आई हैव जेएमएम फॉलोअर 45 शेयर्स 4650, व्हाट शुड आई डू? थैंक यू। तो देखिए फिलहाल तो जब तक वो केस क्लियर नहीं होता, जब तक 4000 का लेवल नहीं टूटता, तब तक इसमें ज़्यादा अपसाइड हमें देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि 4000 का बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। लेकिन उसके साथ ही साथ 3300, 3400, 3500 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी है। तो अभी इतना ज़्यादा केस चल रहा है, इतना मूवमेंट नहीं आ रहा, उसके बावजूद कोई डाउन साइड ज़्यादा दिखाई नहीं दिया, तो ये भी एक पॉजिटिव बात ही समझ ले फिलहाल के लिए। इंडिया मार्ट में कब एंट्री करना सही होगा? तो मेरे हिसाब से तो इंडिया मार्ट का एंट्री लेवल तो हमने 2200 पर किया था, उसके बाद जो रैली आई है मुझे लगता है इसमें अभी वैल्यूएशन थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर हो चुका है। लेकिन ओवरऑल कंपनी का बिजनेस भी ग्रो कर रहा है, तो नज़र बना कर रखिए और बाय एंड डिप्स की स्ट्रैटेजी अपनाइए। जो डिप मिले वहाँ पर थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। ज़्यादा एग्रेसिवली आपको इस लेवल पर बाइंग करने की सजेशन मैं आपको नहीं दूंगा। गोदरेज कंज्यूमर और मैरिको, विच आई शुड चूज आउट फॉर दिस टू बेटर लॉन्ग टर्म रिटर्न? ओके, तो दोनों स्टॉक्स ही अच्छे हैं, लेकिन एफएमसीजी में जाना है तो इससे बेहतर स्टॉक्स हैं एचयूएल, नेस्ले। लेकिन अगर आपको इन दोनों में से किसी एक को चूज करना है तो मेरे हिसाब से मैरिको बेटर चॉइस मुझे लगता है, जहाँ पर आप इन्वेस्टिंग के बारे में सोच सकते हैं। गोदरेज कंज्यूमर भी बुरा नहीं है, लेकिन मैरिको में मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा पोटेंशियल है, और उनके जो प्रोडक्ट्स हैं मैरिको के, वो अपने सेक्टर पे टॉप पर ही काम करते हैं। पैराशूट ऑयल के ले लीजिए, सफोला के लिए बात कर लीजिए, तो अपने सेक्टर में काफ़ी अच्छा कामकाज करता है। अभी मार्केट में निफ्टी का लेवल 15000 तक आया है, क्या ये प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है? और अगर प्रॉफिट बुकिंग आने पर मार्केट कौन से लेवल तक गिर सकती है? मार्केट में अगर गिरावट होती है तो 14,400 500 का लेवल पहले सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो ऐसी सिचुएशन में जो भी गिरावट होती है तो वहाँ पर स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखकर बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। अब देखिए इसमें स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखना इतना ज़रूरी इसीलिए है क्योंकि मार्केट फिलहाल 13,600 आई थी अभी बजट से पहले पहले। तो मार्केट तो ज़्यादा नहीं गिरी थी, निफ्टी कितना गिरा था, कुछ 1000 पॉइंट 1200 पॉइंट गिरा था। लेकिन अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखेंगे तो आपको पता चलेगा कि और कितने फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग अच्छे अच्छे स्टॉक्स भी आपको बहुत ही ज़्यादा नीचे करेक्शन में मिले थे, जो कि ऑलरेडी कवर भी हो चुके हैं मार्केट में। रिटर्न हमें मार्केट और 15,000 तक जाता हुआ, तो ऐसे में अच्छे स्टॉक को ढूंढ कर रखिए जहां पर आप बाइंग कर सकते हैं। फॉर लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन विच विल बी बेस्ट, म्यूचुअल फंड और स्टॉक? तो देखिए लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन अगर आपको स्टॉक मार्केट ट्रैक करना नहीं आता तो म्यूचुअल फंड बेहतर है, और अगर आप ट्रैक कर सकते हैं तो ऑफकोर्स स्टॉक्स बेहतर है। जनरली ऑब्जर्व आफ्टर बाइंग स्टॉक फाउंड प्राइस लो एंड आफ्टर सेलिंग स्टॉक फाउंड प्राइस रेज, व्हाट शुड बी द रीजन? तो इसमें कोई रीजन नहीं होता। अभी टॉप पर निकलना चाहते हैं तो ये तो पॉसिबल नहीं है, बॉटम पर घुसना चाहते हैं तो ये भी पॉसिबल नहीं है। आप कौन से लेवल पर बेच रहे हैं? काफ़ी लोगों ने 10,000 जब निफ्टी चल रही थी वहाँ पर बेच दिया, तो वहाँ से भी 50% के रिटर्न ऑलरेडी बन चुके हैं। तो ये तो होता रहता है, इसकी कोई गारंटी नहीं होती कि टॉप पर आपको निकलने को मिलेगा। अगर आपने सोच के रखा है ये लेवल पर निकल जाना है, अगर आपको लगता है प्रॉफिट बुकिंग करना है तो वहाँ पर कर लेना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि स्टॉक अच्छे वैल्यू पर है, खरीदना चाहिए मुझे, तो खरीद लीजिए। बाकी फिर ज़्यादा अगर आप सोचेंगे कि उसके बाद स्टॉक नीचे क्यों चला गया, तो इसकी कोई गारंटी नहीं होती। ये तो होता रहता है, स्टॉक मार्केट है, बॉटम पर लेना और टॉप पर निकलना तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।